अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सवाल जवाब के इस सिलसिले में आप लोगों को खुशामदीद। आज का पहला सवाल जो है वो अम्मार अहमद साहब की तरफ से है। उन्होंने पूछा कि गुड सर, अनदर थिंग विच आई आस्क्ड यू बिफोर, दैट एडिनोवायरस इन फॉर्म ऑफ डीएनए कैरी सम काइंड ऑफ एंजाइम विच मे बी पॉसिबल एंड दैट एंजाइम मेक ट्यूमर इन आवर बॉडी पार्ट्स, व्हाट डू यू से अबाउट इट। यानी अम्मार अहमद साहब का ये कहना है कि उन्होंने पहले भी मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या ये जो एडिनोवायरस वाले वैक्सीन हैं जिसमें शामिल है एस्ट्राजेनेका, कैनसाइनो, स्पुतनिक वी और जॉनसन एंड जॉनसन, वो ये कहते हैं कि क्या इनके अंदर कोई ऐसा एंजाइम भी होता है जो हमारे डीएनए को चेंज करके तो उसकी वजह से वो कैंसर का बाइस बन जाता है, ट्यूमर का बाइस बन जाता है। तो अम्मार और बाकी दोस्तों और बहन भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन जो है उसके मुताबिक तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर कोई ऐसा एंजाइम है, कोई ऐसी चीज़ है कि जो बाद में ट्यूमर कर सके। मैं अक्सर दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे जो 3 चैनल हैं, तीनों पे मेरी अब कोशिश होती है कि मैं मुसलसल वीडियोस बनाता हूं। और वो क्योंकि आजकल कोरोना वायरस है, जब तक ये नहीं चला जाता तो ज़ाहिर है उसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स पे ज़रूर बात करेंगे इन तीनों चैनल्स पे। तो कोरोना वायरस पे बात करता हूं। ये नई बीमारी है, इसकी उम्र महज 1.5 साल है। इस 1.5 साल में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो नई होती है। इसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो मैं दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ही कोई भी नई इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन आपको डराने वाली ना हो ज्यादा, तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। और उसके बाद ये है कि ऐसी भी इंफॉर्मेशन जो मैंने पहले आपको इंफॉर्मेशन दी है, चाहे उसको उसके वो खिलाफ जाती हो, तो मैं कभी इसको ईगो का इशू नहीं बनाता हूं। मैं कहता हूं कि अगर मैंने पहले एक इंफॉर्मेशन दी थी तो ये एविडेंस थी, अब नई एविडेंस आई है तो मैं आपको नई इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो अम्मार, अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। अगर कल कोई इसके बारे में या इससे मुताल्लिक किसी चीज के बारे में एविडेंस आती है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तो ज़हन में रखें, अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि जितने भी वैक्सीनेशन हैं कि वो ट्यूमर का या कैंसर का बाइस बनती हैं। दोस्तों, अगला जो सवाल है वो फराज अहमद साहब की तरफ से, और बड़ा मुनासिब सवाल है क्योंकि आजकल के लिए ये सवाल ज़रूरी है। उन्होंने पूछा है कि डॉक्टर साहब, आर दी वैक्सीन्स प्रेजेंट इन पाकिस्तान स्पेशली द चाइनीज, विल दे वर्क अगेंस्ट द इंडियन स्ट्रेन एज इट इज़ हर्ड दैट इट हैज़ कम इन पाकिस्तान इंडियन कोरोना वायरस स्ट्रेन। फराज, बिल्कुल ज़बरदस्त सवाल है आपका। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है कि जो इंडिया की स्ट्रेन है वो तो कंफर्म हो गया है कि वो पाकिस्तान आ गई है, और इसके ऊपर मैंने आज अपने एक चैनल पे, जो सबसे छोटा चैनल जिसको मैं कहता हूँ डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल, तो उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। तो इंडियन स्ट्रेन तो पाकिस्तान में आ गई है जिसका नाम है B.1.617, लेकिन उसकी सब स्ट्रेन है आगे .2, वो पाकिस्तान में भी कंफर्म हुई है। इन स्ट्रेन्स के, तमाम स्ट्रेन्स के बारे में एक बात तो है कि ये ज़्यादा एक तो तेज़ी से फैलती हैं, और जितनी भी हमारी एंटीबॉडीज़ और इम्यून सिस्टम हमारा है, उनकी एंटीबॉडीज़ की इनके खिलाफ जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी कम होती है, बहुत ज़्यादा काम नहीं होती। तो इसलिए हमारी भी जो ये वैक्सीन है ये काम करेंगी, लेकिन किसी हद तक थोड़ी कम काम करेंगी। लेकिन ना वैक्सीन लगवाने वालों को ज़्यादा नुकसान है, लेकिन जिनको ये वैक्सीन लगी होंगी उनको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी। और अगर कल कला खुदा ना खास्ता ये कोई प्रॉब्लम बनता है, अल्लाह ना करे, और ये हमें कोई ऐसी सूरत हाल का सामना होता है, तो सिर्फ ये तमाम जो चाइनीज़ वैक्सीन है या बरतानवी वैक्सीन है या अमरीकी वैक्सीन है या रूसी वैक्सीन है, ये लोग सिर्फ हर एक अपना एक बूस्टर बनाएगा, या वो ऑलमोस्ट बना भी चुके हैं अब तो, और वो बूस्टर उन लोगों को लग जाएगा कि जिनको ये तशवीश हो कि मुझे कहीं किसी स्ट्रेन से कोई प्रॉब्लम ना बने। लेकिन अभी तक हमें ना ब्राज़ीलियन स्ट्रेन से घबराने की ज़रूरत है, ना हमें साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन से घबराने की ज़रूरत है, ना हमें इंडियन वेरिएंट से घबराने की ज़रूरत है, ना हमें यूके वेरिएंट से घबराने की ज़रूरत है। अगर हमें घबराने की ज़रूरत है तो हमें अपने सियासी, मजहबी और वो लोग जिनको हम रहनुमा कहते हैं उनसे घबराने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर वो कोई ऐसा फैसला करते हैं जहाँ पे लोगों के वैक्सीनेशन से पहले या कुदरती तौर पे इस कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हमारे मुल्क से और दुनिया में जाने से पहले कोई बड़े इज्तिमा शुरू कर देते हैं, तो फिर खुदा ना खास्ता रिजल्ट वैसा ही निकल सकता है जैसे इंडिया में निकला था। तो हमें घबराना चाहिए अपने किसी भी ऐसे रहनुमा से जो ऐसे फैसला करें, वरना स्ट्रेन से हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगला जो सवाल है वो है MM मलक साहब की तरफ से। बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे खुशी इस बात की होती है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तानी जो हैं, जो आम लोग हैं, वो शायद डॉक्टरों की निस्बत भी ज़्यादा एजुकेटेड हो चुके हैं इस एक बीमारी के बारे में। उन्होंने ये पूछा है कि आप ये बताएं कि जो कुदरती इन्फेक्शन होती है और जो साइनोवैक होती है, तो इन वैक्सीन यानी कि इन दोनों के नतीजे में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उनमें क्या फ़र्क है, और उसके अलावा ये बताएं कि दोनों कितना अरसा रह सकती हैं।
एम मलक साहब, एक तो शुक्रिया आपका ये सवाल पूछने का। देखें, जो कुदरती इन्फेक्शन है उसकी जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उनके बारे में एक दो हकीकतें पहले मैं वाज़ा कर दूं। पहली तो ये बात है कि जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं कुदरती इन्फेक्शन में, वो ना सिर्फ ये कि स्पाइक प्रोटीन जो वायरस के बाहर वो नोकीले प्रोटीन्स होती हैं उनके खिलाफ बनती हैं, बल्कि जो अंदर उसके एक न्यूक्लियोकैप्सिड जिसको हम कहते हैं, तो उस प्रोटीन के खिलाफ भी वो एंटीबॉडीज बनती हैं और वो रहती फिर बहुत अरसा है। जैसे कि आज साल हो चुका है, हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज, हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले जिनको पहली दफ़ा इन्फेक्शन हुई थी कोरोना की, जब वो दूसरी दफ़ा उनका एक्सपोजर हुआ फैमिली में किसी के बीमार होने की वजह से, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यानी उनका जो इम्यून सिस्टम है, जो सिर्फ एंटीबॉडीज़ नहीं होती, जो और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, जो किसी सवाल के जवाब के सिलसिले में मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो वो एक साल के बाद भी उतनी ही कारआमद हैं जितनी साल पहले थी। ये तो हो गया नेचुरल इन्फेक्शन की बात। अब आपने क्योंकि साइनोवैक का पूछा है, देखें दोस्तों, साइनोवैक और साइनोफॉर्म ये इनएक्टिवेटेड हैं। इनएक्टिवेटेड का मतलब होता है कि इनमें अंदर का जो तकरीबन सारा जो कोरोना वायरस की वो सलाहियतें जिससे ये तकसीम दर तकसीम होता है, तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन सिर्फ इसकी स्पाइक प्रोटीन और ऊपर की एक दो जो एंटीजेंस है या प्रोटीन है उनको रहने दिया जाता है, तो उसके खिलाफ बनती है एंटीबॉडीज़। तो जो वो एंटीबॉडीज रहती हैं वो अभी तक तो ये भी है कि कम से कम वो 3 से 6 महीने बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है। लेकिन क्योंकि मैंने आप दोस्तों को वाज़ेह किया कि इम्यून सिस्टम का मतलब सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज नहीं है, बल्कि एंटीबॉडीज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बी सेल है, टी सेल है, साइटोटॉक्सिक और हेल्पर बी सेल्स है, मेमोरी सेल्स हैं जिनको हम याददाश्ती बी और टी सेल कहते हैं। तो बी सेल ही होते हैं या मेमोरी बी सेल होते हैं जो फिर एंटीबॉडीज बना देते हैं। तो चाहे वो साइनोवैक हो या साइनोफॉर्म हो, तो इनके नतीजे में भी जब एंटीबॉडीज बनेंगी तो वो भी कम से कम 3 से 6 महीने तो रहती हैं। और उसके बाद अगर वो फर्ज करते हैं कि पाकिस्तान में किसी स्टेज पे, जो कि अभी नहीं है, खुदा न खास्ता वैक्सीनेटेड लोगों को इन्फेक्शन ज्यादा होना शुरू हुई, तो उसकी जगह पे भी फिर बूस्टर लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा कारआमद चीज होगी लोगों के लिए। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि कुदरती जो इन्फेक्शन है, अभी तक हमने देखा है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन देती है, लेकिन खासतौर पर यंग लोगों को, खासतौर पर खवातीन को। दोस्तों, अगला जो सवाल है मोहम्मद इलियास भट्टी साहब की तरफ से, और बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। यू आर ऑन द वे, उन्होंने कहा है कि यू आर ऑन द वे टू बिकम अ प्रोफेशनल कोविड वायरोलॉजिस्ट, हैव अ नाइस वायरोलॉजिकल करियर। थैंक यू सो मच इलियास भट्टी साहब। उनका ये कहना है कि आप जो हैं वो प्रोफेशनल वायरोलॉजिस्ट बन जाएंगे कोविड के सिलसिले में। इलियास भट्टी साहब, ये आप दोस्तों, आप भाइयों की सोच है, मैं बड़ा इसको मैं वेलकम करता हूँ। लेकिन हुआ ऐसे था कि मैंने जब जून 2020 में ये फैसला किया था आईसीयू के हालात देख के कि मुझे हर सूरत लोगों को इतना इंशाल्लाह एजुकेट करना है कि वो ऐसी नौबत में पहुंचे ही ना कि जहाँ पे आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जब आप एक दफ़ा आईसीयू में पहुंचते। तो ये एक छोटी सी सोच थी। दरमियान में जब केसेस पाकिस्तान में कम थे तो बहुत सारे लोगों के ऐसे नेगेटिव कमेंट्स होते थे जो मुझे कहते थे कि आप हर वक्त कोविड की बात करते हो, दिमाग ख़राब किया हुआ है, ये है वो है। तो मैंने सोचा कि मैं वापस, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक प्रोफेशनल, ज़ाहिर है कि एक डॉक्टर हूं, तो मुझे इससे अलावा भी काम होते हैं। तो फिर सोचा कि मुझे छोड़ देना चाहिए इस पे बात करने के लिए, क्योंकि जाहिर है कोविड आने से पहले भी मैंने 370 वीडियोस बनाई थी, और बड़ी मेरी वीडियोस 1 घंटा 40 मिनट की भी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें, जो कि इंग्लिश में होती थी और मुख्तलिफ बीमारियों पे होती थी। तो मैंने सोचा कि मुझे वापस चला जाना चाहिए उन चीज़ों की तरफ। लेकिन जब मैंने इस पर पूरा एक अपना तज्जिया किया, एनालिसिस किया, मैंने सोचा, तो मुझे हुआ कि नहीं, ये एक पेंडेमिक है। जब तक पूरी दुनिया पेंडेमिक से नहीं निकलती, ये बार बार आएगी, ये हमें तंग करेगी। तो बजाय इसके कि कल मैं फिर दोबारा इस मौजू पे शुरू करूं, तो बेहतर यह है कि जब तक ये पेंडेमिक नहीं जाती तो मुझे इस पे बात करनी चाहिए। और यही वो वजह थी कि आप लोगों ने देखा है कि मैं इस पे बात करता रहता हूं, चाहे मुझे जैसे भी कमेंट सुनने को मिले। अब इसमें यह होगा कि इंशाल्लाह जब पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान से भी कोरोना की वबा चली जाएगी, उसके बाद आप मेरे ये जो तीनों चैनल हैं इन पे हर बात सुनेंगे, हर बीमारी का सुनेंगे सिवाय कोरोना के। ठीक है। तो इलियास भट्टी साहब, आपका शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी कि आप इस तरह के पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह उस वक्त तक कोविड पे ज़रूर बात करूंगा जब तक कोविड है, उसके बाद से कोविड पे बात नहीं होगी, क्योंकि मैं भी बड़ी शिद्दत से चाहता हूं कि इस वबा से हम बाहर निकलें, तो मुख्तलिफ बीमारियों की बात की जाए। क्योंकि पहले मेरा जो मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, ये इंग्लिश में था। कोविड की वजह से मुझे उर्दू में बनानी पड़ी वीडियो। हालांकि मेरी पहली जो वीडियो वायरल हुई थी 2 अप्रैल को, वो अमेरिका में हुई थी। उसकी 95% व्यूअरशिप अमेरिका की थी, वो इंग्लिश में थी। लेकिन मुझे लगा कि एज ए पाकिस्तानी, ये लोगों का एक कर्ज है हम लोगों के ऊपर, पाकिस्तानियों पे, कि अगर वो किसी मसले में हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए, मुमकिन हद तक उनकी किसी भी तरह से हम मदद करने की कोशिश करें। और मेरे पास यही था कि मैं कैमरा ऑन करूं और लोगों को उर्दू में जो मुझे
उनसे 1% ज़्यादा पता है तो वो शेयर करूँ नॉलेज। और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत सारे पाकिस्तानी जो है माशाल्लाह वो हमसे ज़्यादा अब जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। दोस्तों अगला जो सवाल है वो गजाला जफ़र साहिबा की तरफ से, उनका ये कहना है कि इसका मतलब है कि जो सबसे बेहतर वैक्सीन है पाकिस्तान में वो चाइनीज़ है। ये जो लास्ट मेरी वीडियो थी कि कौन सी वैक्सीन कैसे काम करती है उस पे उनका कमेंट है। बिल्कुल गजाला, मैं पर्सनली जो कन्विंस हूँ एज ए डॉक्टर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि जो सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है ना पूरी दुनिया में वो हैं फाइज़र और मॉडर्ना। मॉडर्ना के रिएक्शंस यंग लोगों में ज़्यादा आते हैं, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उसको आप साइड पे रख सकते हैं। लेकिन फाइज़र बेहतरीन वैक्सीन है। उसकी सिर्फ एक चीज़ सामने आई थी कि जो कुछ यंग लोग हैं, बहुत कम तादाद होती है जिनकी, कि उनमें जो दिल के पट्टे हैं उनकी कमज़ोरी का बाइस बन सकता है। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, जैसे जैसे मज़ीद बात आएगी तो मैं करूँगा बात आप लोगों से। लेकिन पाकिस्तान जैसे माशरों के अगर मैं बात करूँ कि जहाँ पर लोग थोड़ा सा डरते हैं, खौफज़दा होते हैं वैक्सीन लगवाने पर, तो वहाँ पर सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो मुझे चाइनीज़ वैक्सीन लगी है। और चाइनीज़ वैक्सीन में से भी जो साइनोफॉर्म है और साइनोवैक है ये बेस्ट है। कैन साइनो जो है अभी अगरचे वो भी अडीनो वायरस का जो वेक्टर है उसकी बेस पे है, लेकिन खुशकिस्मती से एक तो वो सिंगल डोज है और दूसरा अभी तक उसके कोई ख़ास जो है बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आए हैं और इसके ट्रायल भी पाकिस्तान में हुए थे। तो बिल्कुल मैं गजाला आपकी बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बेहतरीन जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन ही है। दोस्तों आज का जो आखिरी सवाल है वो सादिया बेग की तरफ से है। आप कह सकते हैं कि तकरीबन मेरी हर एक या हर दूसरी वीडियो में सादिया बेग का सवाल शामिल होता है और बड़े अच्छे सवालात पूछती हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने सवाल पूछा है कि थैंक यू सो मच डॉक्टर साहेब, लॉट्स ऑफ दुआज फॉर यू। थैंक यू सादिया। माई यंगर अनमैरिड सिस्टर इज रिलक्टेंट टू गेट वैक्सीन बिकॉज ऑफ देयर पॉसिबल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट्स। इज देयर एनी वैक्सीन विच इज अवेलेबल इन पाकिस्तान एंड हैज शोन सक्सेसफुल प्रेगनेंसी एंड नॉर्मल चाइल्ड बर्थ दैट शी कैन ऑप्ट। उनका ये कहना है कि उनकी जो सिस्टर हैं उनकी अभी शादी नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर एज ए यंग गर्ल उनके जहन में यह है कि जो वैक्सीन लगने के बाद में जो ख़वातीन में जो प्रेगनेंसी है तो वो नहीं होगी, फर्टिलिटी नहीं होगी, तो इस चीज़ से वो थोड़ा परेशान है। तो इनका ये पूछना है कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी वैक्सीन है जो प्रेगनेंसी में सेफ़ हो। सर यहाँ पे हम दो बातें कर रहे हैं कि एक तो ये कि मेरी वो जो बहन, मेरी जो वो बेटी हैं वो अनमैरिड हैं, तो मैं यही कहूँगा कि एक बड़े के तौर पे मेरी उनको एडवाइस है कि वो कोई भी पाकिस्तान की वैक्सीन लगवा सकती हैं, तो एस्ट्राजेनेका के अलावा, क्योंकि उनकी एज ऐसी है तो वो कोई भी वैक्सीन लगवा लें। तो अभी जो है कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है कि बाद में वो ख़वातीन जिनकी शादी हुई है तो प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन जो आपका ये सवाल है कि पाकिस्तान में कोई वैक्सीन के जो प्रेगनेंसी में सेफ़ हो, तो देखें अभी तक सिर्फ फाइज़र के बारे में हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को अमेरिका में लगाई गई है, या तो वो उस वक्त प्रेगनेंट थी क्योंकि वो डॉक्टर्स थी, स्टाफ नर्सेज थी, या उनको लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद उन्होंने कंसीव किया, तो दोनों सूरतों में उनको प्रॉब्लम नहीं बना। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान कोविड हो जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन चाइना की या रशिया की या बरतानिया की वैक्सीन के बारे में अभी तक कोई स्टडी ऐसी नहीं आ सकी कि किस हद तक ये प्रेगनेंसी में सेफ है। तो जैसे जैसे आएंगी तो हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। मैं अक्सर लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि अगर तो आपको फाइज़र की अवेलेबिलिटी है तो आप लगवा लें, वरना अगर प्रेगनेंसी है तो घर के बाकी अफराद लगवा लें और प्रेगनेंट ख़वातीन जो है वो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वो मुहतात रहें। घर में कोई नया मेहमान आता है तो उससे दूर रहें ताकि वो कम से कम ट्रांसमिशन हो सके। और वो जो खातून जो प्रेग्नेंट है उनके घर वाले तरजीही बुनियादों पे कोशिश करें कि वैक्सीन लगवा लें ताकि वो घर में वायरस को लाने का बाइस ना बन सके। दोस्तों ये थे आपके कुछ सवालात और ये थे उनके जवाबात। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।